दिसंबर 1999 अजय सान्याल साहब बहुत परेशान है क्योंकि कुछ टेररिस्ट ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है और उनकी डिमांड है कि वो इंडिया जेल में बंद 3 आतंकवादियों को छोड़ दे और 100 करोड़ रुपए उनके दुबई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। इसके लिए वो मिनिस्टर साहब के साथ उन टेररिस्ट से नेगोशिएट करने के लिए प्लेन निकालते हैं और सैकड़ों इंडियन की जान बचाने के लिए उनके दिल को मान जाते हैं। हालांकि सान्याल साहब को लगता था कि अगर गवर्नमेंट उसके प्लान के हिसाब से काम करे तो वो सारे पब्लिक को भी रिसीव कर लेंगे और उन्हें किसी टेररिस्ट को छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ऊपर इसे दबाव इतना था कि उन्हें अपने लोगों की जान बचाने के लिए झुकना ही पड़ता है। अब अगले सीन में हमें 2001 का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक गाड़ी सारे बैरिकेड को तोड़ते हुए इंडियन पार्लियामेंट के अंदर घुस जाती है। पुलिस जब उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो उस कार में से 2-3 लोग निकलकर गोलियां चला देते हैं। ये वही आतंकवादी थे जिन्होंने कहानी के स्टार्टिंग में अपने सरदार को छुड़वाने के लिए प्लेन हाईजैक किया था। फिर जब वो आतंकवादी चारों तरफ से खिंच जाते हैं तो वो खुद को ही उड़ा लेते हैं। अब मिनिस्टर को ये रियलाइज होता है कि उन्हें सान्याल साहब की बात मान लेनी चाहिए और उन्हें एक ऐसे आदमी को पाकिस्तान के ISI में भेजना चाहिए जो किसी भी आतंकी हमले से पहले इंडिया को इन्फॉर्म कर दे। इस प्रोजेक्ट का नाम होता है धुरंधर। अब अगले सीन में हमें अफगानिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहां हम रणवीर सिंह को देखते हैं जो अफगानिस्तान से उड़कर बलूचिस्तान आता है और फिर वहां से होते हुए पाकिस्तान के लियारी शहर में आ जाता है। उसका नाम हमजा था। फिर वो लियारी में एक जूस की दुकान पे जाता है जहाँ एक चाचा चिल्ला रहे थे, डार्लिंग डार्लिंग दिल को तोड़ा, यूं पिलाओ जूस सोडा। वो उस चाचा से कहता है कि मैं यहाँ हिंदू को उससे काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर रात हो जाती है, फिर भी हमजा वही जूस के दुकान के बाहर खड़ा रहता है। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं। वो हमजा को देखकर समझ जाते हैं कि वो बलोच है। उनमें से एक को हमजा बहुत पसंद आ जाता है, इसीलिए वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा एक की खुदाई शुरू कर देता है, जिसके बाद वो लोग एक साथ मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आने लगती है तो वो लोग उसे छोड़कर भाग जाते हैं। अब अगली सुबह चाचा हमजा को बेहोश हालत में बाहर पाते हैं तो वो उसे उठाते हैं और खाने के लिए देते हैं। इसके बाद वो उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो उन्हें अपना नाम हमजा अली मजारी बताता है, जिसके बाद चाचा उसे अपने दुकान पर काम करने के लिए रख लेते हैं। इसी तरह हमजा वहाँ काम करते करते 1 साल बिता देता है। इसी बीच हमजा को अपने मुल्क, अपने देश और सान्याल साहब की बताई बातें याद आती है। उन्होंने बताया था कि हमारे पास में सबसे घातक हथियार है नजर और सब्र, दोनों की धार हमेशा तेज रखना है और उसका मकसद न सिर्फ पाकिस्तान में घुसना बल्कि पूरे देश पर राज करना है। फिर एक दिन चाचा उसे अपने साथ एक जगह चाय पिलाने के लिए ले जाते हैं। दरअसल वो हटिया। अब अगले दिन बाबू डकैत अपने गैंग के साथ असलम चाचा के दुकान पर आता है और कहता है तो बेट तू हमारे इलाके का होने के बावजूद भी आजकल रहीम डकैत की सलवार में घुसा रहता है। तो वो कहता है कि साहब, रहमान साहब ने अपने बेटे की पार्टी में मुझे स्टॉल लगाने के लिए कहा था। बाबू डकैत के गैंग में वो आदमी भी था जिसने उस दिन हमजा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। फिर बाद में वो चाचा बताते हैं कि बाबू डकैत ने रहमान से लड़ने के लिए अरशद पप्पू से हाथ मिला लिया है। आज के तारीख में लियारी के 1/3 हिस्से पर अरशद पप्पू और बाबू डकैत का कब्जा है। इसके बाद वहाँ एक और इंडियन स्पाई आता है, रिजवान, जो आते ही अरशद पप्पू की गैंग में शामिल हो गया था। वो बताता है कि कल एक वलीमे में नईम के ऊपर बाबू डकैत के लोग हमला करने वाले हैं। अगर कल तुम उसे बचा लेते हो तो तुम्हें रहमान डकैत की गैंग में शामिल होने का अच्छा मौका मिल जाएगा। अब अगले सीन में हमें वलीमे का सीन दिखाया जाता है जहाँ रहमान डकैत का बड़ा बेटा नईम अपने आदमियों के साथ आता है, लेकिन वहाँ रहमान डकैत का छोटा भाई फरजान भी आया हुआ था। फिर जब नईम शादी के फंक्शन से लौट रहा था तो 3 लोग वहाँ आते हैं और नईम के ऊपर हमला कर देते हैं। हमजा पहले नईम के छोटे भाई रिजवान को बचाता है और फिर वो बाबू डकैत के आदमियों पर हमला करता है तो वो लोग भाग जाते हैं, लेकिन नईम को गोली लग चुकी थी। उसे उस हाल में देखकर हमजा ऐसे एम्बुलेंस के लिए चिल्लाता है कि वो जैसे उसका कोई अपना हो। चाचा कहते हैं कि मर
गया वो, लेकिन वो कंटिन्यू उसे जिंदा करने की कोशिश करता रहता है। अब अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रहमान बलोच, जिसे रहमान डकैत भी कहते थे, वो अपने भाई उजैर बलोच और अपने आदमियों के साथ वहाँ आता है। अपने बेटे की लाश को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर रहमान का भाई उजैर हमजा से पूछता है कि वो लोग कितने लोग थे। हमजा बताता है 3। अब हमजा ने रहमान के छोटे बेटे की जान बचाई थी, इसीलिए उजैर उसे पैसे देने की बात करता है, लेकिन हमजा मना कर देता है। कहता है कि पाकिस्तान में आजादी के बाद बलोचों को कभी उनका हक नहीं मिला, लेकिन अब रहमान भाई आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जिसके बाद उजैर उसे गन देता है और उसे अपने साथ हो जाने के लिए कहता है। वो उसे ये भी बताता है कि अगर हमारे साथ नहीं हुए तो बाबू डकैत के आदमी तुम्हें मार देंगे। फिर बाद में जमील, जो रिश्ते में रहमान के ससुर भी थे और प्रेसिडेंट लियारे के MLA थे, वो भी उनसे मिलने के लिए आते हैं और नईम के डेथ पर दुख जताते हैं। लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो उजैर को समझाते हैं कि अभी इलेक्शन का टाइम है, चुप बैठो, कोई बदला लेने मत निकल जाना, नहीं तो हम हार जाएंगे। फिर बाबू डकैत क्या, हम अरशद पप्पू को भी नंगा करके छोड़ेंगे। रहमान के 2 और खास आदमी थे, डोंगा और स्याही। वो लोग हमजा को रहने के लिए घर भी देते हैं। डोंगा जब हमजा को उसका घर दिखा रहा था तो वो SP चौधरी असलम के बारे में बताता है। नईम के मरे हुए कई दिन हो चुके थे। रहमान चुप था, इसीलिए सभी कहने लगते हैं कि रहमान कमजोर हो गया है, लेकिन रहमान कहता है कि मैं बस इलेक्शन की वजह से चुप हूँ। जिस पर हमजा कहता है हमें बदला लेना चाहिए। इस वक्त वो तैयार नहीं होगा, उससे भी पता है कि इलेक्शन है, इसलिए उसने इस वक्त पर हमला किया था ताकि हम चुप बैठ जाए। मुझे लगता है ये सही मौका होगा उन पर हमला करके उनके इलाकों पर कब्जा करने के लिए। उजैर उसे चुप होने को कहता है तू ज्यादा नहीं उठ रहा क्या? लेकिन इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उजैर, डोंगा, सियाह और हमजा एक एक करके बाबू डकैत के सारे आदमियों को चुन चुन के मार देते हैं। हमजा उसे भी मार देता है जो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। फिर वो बाबू डकैत को लेकर रहमान के पास पहुंचता है। रहमान जब उसे मारने लगता है तो वो कहता है बेटा मैं तेरा असली बाप हूँ, मुझे छोड़ दे, लेकिन रहमान उसे बेरहमी से मार देता है। अब हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है। एक बार फिर जमील लियारी का MLA बन गया था। MLA जमील बना था, लेकिन लोग रहमान के नाम के नारे लगा रहे थे क्योंकि वो बलोचों के लिए मसीहा था। यही पर हमजा की नजर पड़ती है जमील की बेटी यलीना पर। पहले ही नजर में वो दोनों ऐसे एक दूसरे को चोरी चोरी देखने लगते हैं। इस जश्न के मौके पर खनानी ब्रदर्स भी आते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन थे, कि ये सब आपकी वजह से है लेकिन आपके लिए नहीं, आप खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। फिर बाद में रहमान को उजैर से पता चलता है कि खनानी ब्रदर्स अपने इलीगल काम से साल के 100 से 200 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, जिनमें से उनका एक काम ये भी है कि फेक करेंसी बनाकर इंडिया में भेजना, क्योंकि उनके पास कहीं से इंडिया के 500 और 1000 के नोट बनाने के प्लेट्स आ गए हैं, जिन्हें वो यूपी से उत्तर प्रदेश भेज देते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में बैठे उनके माफिया लोकल बाजार में सप्लाई कर देते हैं। जिसके बाद हमजा रहमान से कहता है कि अगर हमें सियासत में रहना है तो ऐसे अक्लमंद बिजनेसमैन से मेल जोल बढ़ाना चाहिए। उसकी बातों से खुश होकर रहमान का भाई उजैर उसे एक बाइक और कुछ पैसे देता है। फिर पैसे और बाइक मिलते ही हमजा क्लब चला जाता है, जहाँ यलीना भी पार्टी कर रही थी, लेकिन वहाँ का गार्ड हमजा के सिंगल होने की वजह से उसे एंट्री नहीं देता। जिसके बाद हमजा जाकर यलीना की कार की बैटरी की वायर काट देता है और पुलिस को फोन करके बताता है कि बड़े बड़े लोगों की गंदी वाली पार्टी चल रही है, रेड मार दो। पुलिस जब वहाँ आती है तो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन यलीना की कार स्टार्ट नहीं होती। तभी हमजा अपनी बाइक लेकर आता है और उसे बैठाकर निकल जाता है, लेकिन पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है और उनसे बचकर निकल जाता है। जिसके बाद घर छोड़ते वक्त यलीना हमजा से पूछती है कि आप भी पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से हो क्या? उस दिन आप भी रैली में थे ना? तो वो बताता है नहीं, मैं बहुत मामूली सा इंसान हूँ, रहमान साहब के लिए काम करता हूँ। उसके बारे में सुनकर यलीना थोड़ा इनसिक्योर हो जाती है, लेकिन जब हमजा से उसका फोन लौटाता है तो वो खुश हो जाती है। अब अगले सीन में असलम चाचा तक हमजा ने खबर पहुँचा दिया था कि खनानी ब्रदर्स के पास इंडियन करेंसी छापने की 500 और 1000 की प्लेट है। फिर सैनियाल साहब को प्लेटों की चोरी होने की बात पता चलती है तो वो कहते हैं हम पाकिस्तान के टेररिस्ट और गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने ही देश के माफियाओं और नेताओं का क्या करें? ये काम जरूर किसी नेता का
ही होगा। अब अगले सीन में रहमान डकैत खनानी कुदस के कारखाने में जाते हैं जहां इंडियन करेंसी छापे जा रहे थे। यहाँ पर एक और स्पेशल आदमी होता है। ISI के चीफ मेजर इकबाल खनानी ब्रदर रहमान को बताते हैं कि इनके मर्जी के बगैर पाकिस्तान सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिलता और इन्हीं की मदद से हम इतना बड़ा कारोबार चला रहे हैं। फिर मेजर इकबाल रहमान से कहता है कि हमें आपसे कॉपी नहीं बल्कि ओरिजिनल असला बारूद चाहिए जिन पर साफ साफ मेड इन रसिया मेड इन अमेरिका लिखा होना चाहिए, ताकि अगर इंक्वायरी बैठे तो हमारा नाम खराब ना हो। उजैद कहता है कि हम बस कॉपी बेचते हैं, जिस पर मेजर बताते हैं कि बलूचिस्तान में मकबूल दोस्त है आपके, उन लोगों ने आपको शेर बलोच की किताब से भी नवाजा है, वो आपको अपना मसीहा मानते हैं, इसीलिए हम जो मांग रहे हैं वो आपको आराम से दे देंगे। उजैद कहता है ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो इकबाल बताते हैं कि बलोच आजाद मुल्क के लिए हमसे ही लड़ रहे हैं, उनके बंदूक हमारे लिए ही तो है, वो अपनी बंदूक हमें तो देंगे। लेकिन रहमान मना कर देता है, बोलता है मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दूंगा। फिर इकबाल कहता है पाकिस्तान सियासत में उतरना है तो नंगा तो होना ही पड़ेगा। फिर उजैर पूछता है कि ये बंदूकी का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो एक आदमी बताता है कि अगले महीने 3 अक्टूबर को हम इंडिया में एक बड़े मकसद को अंजाम देने वाले हैं। इसके बाद सभी रहमान को अपकमिंग MLA बनने की बधाइयाँ देने लगते हैं, जिसके बाद वो भी मान जाता है। लेकिन फिर वो एक वार्निंग भी देता है, कहता है कि मुझसे जो वादा किया था गुस्ताखी मत करना, क्योंकि रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत ज्यादा कसाईनुमा होती है। लेकिन रहमान के वहाँ से जाते ही खनानी ब्रदर्स जमील को कॉल करके सब बता देता है कि रहमान इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी में है, जिस पर वो कहते हैं अब वक्त आ गया है जिनको आजाद करने का। अब हम SP चौधरी असलम को देखते हैं। पुलिस से निकाले जाने के बाद उसने भी इलीगल काम शुरू कर दिया था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन थे बलोच। उसे सभी बलोचों से बहुत नफरत थी। जमील उसे फोन करके अपने घर मिलने के लिए बुलाते हैं। इधर हमजा रहमान से कहता है कि आपने उन ISI वालों से हाथ क्यों मिला लिया, वो हमारे कौम के सबसे बड़े दुश्मन है और आप हमारे बंदूकें उन्हें ही देना चाहते हैं। जिस पर रहमान बहुत गुस्सा हो जाता है और हमजा को मारने लगता है, लेकिन उजैर उसे समझा बुझा कर घर भेज देता है। इसके बाद हमजा जाकर आलम चाचा को बता देता है कि ISIS वाले 3 अक्टूबर को किसी मकसद को अंजाम देने वाले हैं। अब अगले दिन में बलूचिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बलोच रहमान बलोच का वेलकम बिल्कुल किसी शहंशाह की तरह करते हैं और उन्हें अपनी बलोची टोपी भी पहनाते हैं। फिर रहमान उनसे उनके हथियार मांगता है तो वो उन्हें देने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो रहमान से बहुत खुश थे, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी बलोच पर हमला मतलब सीधे रहमान डकैत पर हमला।